हेलो दोस्तों, आज सेकंड लेक्चर कूलाम्स लॉ का, जिसमें एक दो चीजें बची हुई हैं वो आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी, कि जो अपन ने लास्ट लेक्चर में समझा था कि F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है और K की वैल्यू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जहां मैंने बताया था इट इज ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है। इसके बारे में बात करना रह गया था और मैंने बताया था कि आपको उसको नेक्स्ट लेक्चर में पूरी फील के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपके सामने इस परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो अपन परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, बात ऐसी है कि जब भी कोई दो चार्ज वैक्यूम में रखे हैं, एयर में रखे हैं, अपन एयर को वैक्यूम मान के चलते हैं, तो उनमें जो फोर्स लगता है और अपन उन चार्जेस को किसी मीडियम में रख देते हैं तो उनमें जो फोर्स लगता है उनमें डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस कैसे आता है अपन बात समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने दो चार्जों को एक बीकर में रख दिया और इस बीकर में वाटर फिलअप है। क्या फिलअप है? वाटर। मैंने क्या किया, Q1 चार्ज जो मेरा चार्ज था Q, इसको इस तरह से रखा। इस चार्ज को मैंने इस तरह से रखा तो मैंने देखा जैसे वाटर है, वाटर H2 होता है, H2 होता है तो वाटर की मतलब जो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, H प्लस O माइनस। अरे केमिस्ट्री में तुमने पढ़ाई नहीं पढ़ा है, O माइनस और H प्लस। तो इसके अंदर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे पहुंचेगा, इसके वाटर के अंदर आएगा, तो जो इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। बात समझ में आई? भाई ये चार्ज इस बीकर में मैंने रखा, बीकर में रखा कुछ ही मान लो, मतलब वाटर में रख दिया, बीकर को तो हटा दो चलो, मतलब एक मैंने वाटर में ही रखा हुआ है और वाटर में रखने के बाद मैंने इस चार्ज को वाटर में रखा। तो जो O माइनस है वो क्या है? H2O का, वो ऑक्सीजन है। वो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ कुछ इस तरह से इसके चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब क्या किया मैंने, दूसरा चार्ज भी मेरे को लाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को कूलाम्स का लॉ फाइंड आउट करना है, तो दो चार्ज तो मुझे चाहिए। दूसरा जब मैंने Q यहाँ पे लेके आया तो मैंने देखा कि इस दूसरे चार्ज के भी चारों तरफ कुछ इस तरह से चार्जेस इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। अब मैंने देखा, बात ऐसी है कि जब ये चार्ज इसके पास आया तो क्या ये वाला चार्ज Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, क्या Q1 चार्ज Q2 चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। पहले भी तो अपन ने पढ़ा था कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो Q2 के ऊपर फोर्स लगेगा F(2) ड्यू टू 1, Q1 के ऊपर लगेगा F(1) ड्यू टू 2। तो ऑब्वियसली बात है कि Q2 के ऊपर Q1 चार्ज फोर्स लगाएगा। लेकिन अभी बात ऐसी है कि जब मैंने इन्हें मीडियम में रखा, मैंने वाटर में रखा, तो इसके चारों तरफ आयन से इकट्ठे हो गए, माइनस इसके तरफ, दोनों प्लस पॉजिटिव है तो माइनस इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। लेकिन जब ये Q2 Q1 के पास आया तो इस वजह से ये भी पॉजिटिव है तो यहां पर माइनस ज्यादा आ जाएंगे एक तरफ। अरे बात समझ में नहीं आई? तो बेसिकली ये वाला जो इकट्ठा होने वाला चार्ज है, इस चार्ज को बोलता हूं मैं इंड्यूस्ड चार्ज। कौन सा चार्ज? इंड्यूस्ड चार्ज। ये वाला जो चार्ज है जो इसके चारों तरफ आया है, इसको बोलूंगा मैं इंड्यूस्ड चार्ज। अब बात समझना, F जो 1 2 है वो किस टाइप का फोर्स है? रिपल्सिव। अरे हाँ या ना, रिपल्सिव फोर्स है भाई। Q1 और Q2 दोनों सेम नेचर के हैं, तो Q1 क्या Q2 को दूसरी तरफ रिपेल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। लेकिन जो ये वाला चार्ज है F इंड्यूस्ड, ये कैसा फोर्स है? ये वाला भाई, ये प्लस है और ये माइनस है, ये है अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन टाइप फोर्स। तो एक ही डायरेक्शन में जब रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और उसी डायरेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली रिपल्शन का इफेक्ट कम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, रिपल्शन का इफेक्ट कम हो जाएगा। जब रिपल्शन का इफेक्ट कम हो जाएगा तो अपन देखेंगे कि जो मेन जो अपना फोर्स है उसकी वैल्यू कम हो गई। बिल्कुल हो गई। तो मेन जो फोर्स मेरा था, जो F वैक्यूम था, वो क्या था मेरा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
बात समझ में आई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी R। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब मीडियम वाली बात आई, मीडियम वाली बात आई तो कितना कम हुआ, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 by R स्क्वायर। बात समझ में आई। ये एप्सिलॉन R क्या है, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। सबके लिए अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। वैक्यूम या एयर के लिए मैं इसकी वैल्यू एप्सिलॉन R की जो वैल्यू होती है वो 1 मानता हूं, और मैं वाटर के लिए बात करता हूं तो अप्रोक्स इसकी वैल्यू वाटर के लिए 81 होती है। ठीक है, तो बेसिकली बात समझने वाली है कि जो एप्सिलॉन R है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, वो कहां से आई, वो इस वजह से आई कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है इसकी वजह से जो मेन इंड्यूस्ड फोर्स हुआ है, इसकी वजह से जो मेन फोर्स है उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो इस तरह से इफेक्ट करता है इसको मेन चार्ज को। बात समझ में आ गई। तो ये अपना जो कॉन्सेप्ट है परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट ये है कि एप्सिलॉन R की आने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर बढ़ गया, यहाँ पे फैक्टर बढ़ गया तो यहाँ पे कम हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू कम होनी है। तो जो F नेट आएगा वो क्या आ जाएगा, जो मेन पहले F वैक्यूम आ रहा था उसमें से तुम्हारा जो F इंड्यूस्ड है ये माइनस हो जाएगा, तो F नेट इस तरह से आएगा। तो अपन इसको पूरी तरह से फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये कंप्लीट फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ। बात समझ में आई। तो इसमें ये कि एप्सिलॉन R की जो भी वैल्यू होगी, पहले अपन ने जो निकाला था वो वैक्यूम के लिए निकाला था जिसमें इसकी वैल्यू 1 थी, तो इसलिए इसका एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 थी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R स्क्वायर आंसर आ गया। इस बार एप्सिलॉन R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इस बार मैंने इसे वाटर में लिया है। अपन जिस भी मीडियम में लेंगे तो उसके लिए इसकी वैल्यू अलग अलग मैटर करेगी। जैसे आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम से एक चीज आती है। किस नाम से चीज आती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो यही है। केमिस्ट्री में भी इसके बारे में बातें करेंगे। अभी जो इसका कॉन्सेप्ट है वो इतना था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो एक चीज जो बच रही है, जो बाकी है, वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या है, वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ। देखो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है। कैसे इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है इसका कि चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये जो चार्ज Q2 है और Q1 है, ये Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है F1 ड्यू टू 2। अरे हाँ ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने मानी है mod R। जो R है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर फॉर्म की जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास डायरेक्शन मेरे को लेनी पड़ेगी। अभी 1 मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसकी मैंने डिस्टेंस है वो R की जगह mod R लिए, उसकी डायरेक्शन अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अभी आता हूँ नेक्स्ट बात पे। Q2 पे क्या फोर्स लगेगा, F(2) ड्यू टू 1, इस वाली डायरेक्शन में। अब समझना पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं इधर से इधर की तरफ का पोजीशन वेक्टर देखता हूं तो R2 माइनस R1, ये आपने वेक्टर में सीखा हुआ है। क्या है, R2 माइनस R1। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं Q1 से Q2 की तरफ आता हूं तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1 माइनस R2। अरे बात समझ में आई या नहीं आई। एक Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज P2 पे फोर्स लगाएगा F21, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा तो ये होगा F11 ड्यू टू 2। पोजीशन वेक्टर की बात करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब 1 से 2 की तरफ मैं जा रहा हूं तो 2 माइनस 1 होगा, 2 से 1 की तरफ आ रहा हूं तो 1 माइनस 2 होगा। बात खत्म।
पहले अपन कैलकुलेट करते हैं F12 वेक्टर फॉर्म में, कुछ नहीं है K Q1 Q2 अपॉन मॉड R का स्क्वायर। देखो ये तो सिर्फ इसकी एक मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म हो गई। अब इसमें अगर अपने को डायरेक्शन चाहिए तो क्या मैं यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ? यूनिट वेक्टर का मतलब समझते हो, जैसे मुझे अगर ए का यूनिट वेक्टर चाहिए तो एक ही वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। ये 11वीं क्लास में वेक्टर में पढ़ाया जाता है कि अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो यूनिट वेक्टर के लिए मुझे एकांक सदिश के लिए ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे मॉड ऑफ ए वेक्टर की जरूरत, जो ए वेक्टर का इसकी डायरेक्शन मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो वो क्या होगी, मैं कहां से कहां आया हूं, मैं आया हूं 2 से 1 की तरफ, तो ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का कैप। बात समझ में आई? ये जो ऊपर टोपी सी बनी हुई है, कैप बनी हुई है, इसे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इसे अपन शो करते हैं। इसे मैं और कैसे तरीके से लिख सकता हूँ, इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि Q1 Q2 बाय मॉड R का स्क्वायर। जिस तरह से मैंने इस यूनिट वेक्टर को ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखा, तो क्या मैं इसे भी ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसे मैं लिखूंगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखो समझने वाली बात है, जिस तरह से मैंने यूनिट वेक्टर को ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर डिनोट किया, उसी तरीके से मैंने R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर को का जो यूनिट वाला जो इसका वैल्यू है, इसको मैंने R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिनोट किया है। ठीक है, अब ये R वेक्टर क्या है? R वेक्टर भी तो यही है, R1 माइनस R2। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो F12 K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर। अरे R का होल स्क्वायर है नहीं है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अरे बात समझ में आई नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर और एक रहा इसका ये मॉड है, इसका मॉड्यूलस है R1 माइनस R2। तो इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्या बात समझ में आई? ये नीचे इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर और एक मिलकर क्यूब हो जाएगा, और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, जिस तरह से सेम ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है, अपन इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, सेम इसी तरीके से सेम एज F21 क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अरे हाँ या ना? बिल्कुल आएगा, सेम इसी तरीके से आएगा। बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। नोट कर लीजिए इसको। F21 सेम इसी तरीके से F21 क्या हुआ, फोर्स ऑन 2 तो जब मैं 2 की तरफ जाऊंगा तो 2 - 1 आएगा, नहीं आएगा? तो 2 - 1 आ गया। तो ये वाली जो चीज है, ये क्या इसकी डायरेक्शन को शो कर रही है, किसकी क्या शो कर रही है, डायरेक्शन को शो कर रही है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका एक केस आता है क्वेश्चंस के, जो भी बचा हुआ है तो उसको मैं करवा देता हूं, उसके बाद तुम्हारा लगभग अप्रोक्स कूलम्ब्स लॉ खत्म है।
कुछ क्वेश्चंस इसके लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा शीट से। ठीक है, देखिए एक केस है ये बेसिकली, अभी आपको समझ में आएगा। ये चार्ज Q चार्ज है, ये चार्ज BQ चार्ज है। बात समझना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने ले ली 2a। क्या ले ली मैंने? 2a डिस्टेंस ले ली। ध्यान देने वाली बात यह है, बिल्कुल बीचों बीच मैंने एक Q चार्ज रखा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? बिल्कुल है। दो चार्जेस की वजह के बिल्कुल बीच में अगर कोई एक चार्ज रखा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों के बीच में एक तीसरा चार्ज रखा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम भी तुम्हारे जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, 11th क्लास में तुम्हें बताया गया होगा। तो ये बेसिकली कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझते हैं इसको। अब मैंने क्या किया, इस वाले चार्ज को जो मैंने बीच में रखा हुआ है, इसको स्लाइटली सा डिफरेंट यहाँ से थोड़ा सा इसको मैंने डिस्ट्रैक्ट करके x डिस्टेंस पे यहाँ से शिफ्ट कर दिया। कितना शिफ्ट किया? x डिस्टेंस पे शिफ्ट किया। तो क्या हुआ? तो इसकी जो कहानी गई वो अपन समझते हैं। ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा? मैं इसे F1 फोर्स मान लेता हूँ, Q अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या फोर्स लगाएगा? Q अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला फोर्स का चार्ज लगाएगा। ये वाला चार्ज है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। इसको मैं F2 बोल लेता हूं। वो कितना लगाएगा? Q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं F नेट की बात करता हूं तो F नेट कैसे निकालूंगा? मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स ही है, इसका कम है, तो अपन को माइनस कर दो। F नेट अगर मैं करता हूं Q अपॉन, इसमें से इसको माइनस कर दो, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस Q कैपिटल Q a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए K स्मॉल q कैपिटल Q कॉमन आ गया, 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार इसे देखिए। K स्मॉल q कैपिटल Q 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे मैथमेटिकल रूप से अपन सॉल्व करेंगे। क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे यार, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको इससे करेंगे अपन तो ये आएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये आएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। K स्मॉल q कैपिटल Q। इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। क्या आएगा? K स्मॉल q कैपिटल Q a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। माइनस का चिन्ह है, जो माइनस का साइन है, तो ये ब्रैकेट में अपन खोलेंगे तो ये भी पूरा माइनस में हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2b माइनस a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4। बात समझ में आ गई? क्या क्या कर रहा है? काट दीजिए। a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया। देखते हैं आगे क्या आता है। इसको रब कर देता हूं मैं, एक बार उतार लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं। क्या आया? K स्मॉल q कैपिटल Q। अंदर क्या आ रहा है आपका? माइनस का 4ax अपॉन a स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इसमें बात ऐसी है कि जो मेरा सिस्टम था, ये क्यू और ये क्यू, जब मैंने इसे शिफ्ट किया x, इनके बीच की डिस्टेंस 2 थी, तो x इज मच लेस देन a। ये अपन को इसमें मानना पड़ेगा कि जो x डिस्टेंस मैंने इसे शिफ्ट किया है वो बहुत ही छोटे से डिस्टेंस में, बिल्कुल ना के बराबर, इसके कंपैरिजन में a के कंपैरिजन में मैंने शिफ्ट किया है। तो मैं इसमें x को नेगलेक्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा k स्मॉल q कैपिटल Q माइनस 4ax अपॉन a4। बात समझ में आई? a से ये गया तो ये बचेगा आपका माइनस 4k q कैपिटल Q माइनस 4k q कैपिटल Q x अपॉन aq। क्या मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, माइनस 4k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन aq x। क्या ये वाला कोई फैक्टर जो आपका आ रहा है, ये वाला, ये आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? आपने एसएचएम में पढ़ा है f इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है? कांस्टेंट। अरे ये परमिटिविटी वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कांस्टेंट नहीं है, ये अलग कांस्टेंट है जो अपन ने एसएचएम में पढ़ा है। ये के अलग है और ये वाला के अलग है, ठीक है? तो आप जो कंफ्यूज ना हो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 4 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट aq। 4 से 4 गया तो ये बचा आपका माइनस q कैपिटल Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट aq x, ठीक है? अब आप एक बार ध्यान से देखिए, ये वाला जो फैक्टर है, q कांस्टेंट है, स्मॉल q कैपिटल की कांस्टेंट है, पाई की वाली कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। तो ये क्या पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो गया? ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो गया। ये क्या है? वेरिएबल है। तो क्या है f इक्वल टू माइनस के एक्स की जो टर्म है, जो इसका कंडीशन है एसएचएम की, इसको बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। तो क्या अब मेरे पास एसएचएम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो क्या मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ इसका? मैं जानता हूँ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। और यहाँ पे k की वैल्यू क्या है? यही तो है, तो इसमें आप रख दीजिए t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन स्मॉल q कैपिटल Q पाई एप्सिलॉन नॉट aq। क्वेश्चन आ सकता है एसएचएम वाली कंडीशन पे, ये चीजें पूछी जाती हैं कई बार, तो आपको ध्यान रखने वाली बात है, नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये भाई, अगर मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो चार्ज रखा हुआ है, इसको अगर मैं जरा सा स्लाइटली सा डिफरेंट, इसको मैं डिस्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इसको शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या करेगा पार्टिकल एसएचएम करेगा। एसएचएम की कंडीशन है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। उतार लीजिए, मैं सेट अप करता हूँ। एक और कंडीशन है इसकी, देखिए इस बार क्या है, वही चार्ज Q, ये भी चार्ज Q, डिस्टेंस 2a सेम, लेकिन मैंने क्या किया, जो इस बार चार्ज रखा है बीच में, वो माइनस Q रख दिया। क्या कर दिया मैंने? माइनस Q का चार्ज रख दिया। माइनस Q का चार्ज रखा है तब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, लेकिन इस बार ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अरे तुमने पढ़ा होगा ना यार, इस तरह से अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इस वाले पे जरा सा स्लाइड करेंगे नीचे आ जाएगा। और इस तरह से अगर कोई पार्टिकल है जो इस तरह से रखा हुआ है तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? तो ये वाली बात है। तो अगर इस बार मैं अगर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ध्यान देना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अगर मैं इसे शिफ्ट करता हूँ थोड़ा सा भी, तो इसका फोर्स कम रह जाएगा, क्योंकि इस बार फोर्स कौन सा है? अट्रैक्टिव टाइप फोर्स है। तो अगर मैंने जरा से इसे इस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग शिफ्ट किया तो इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा और ये इसको अपनी तरफ
अटैक कर लेगा तो सिस्टम बचेगा ही नहीं। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने इसको परपेंडिकुलर द लाइन जोइनिंग शिफ्ट किया। मैंने एक्स डिस्टेंस परपेंडिकुलर द लाइन जोइनिंग की एक्स डिस्टेंस शो करने के लिए मैंने आपको इतनी बड़ी बनाई है। बाकी इस बार भी कंडीशन में x लेस देन a है, ठीक है। ये बिल्कुल मिडल से ये वाला फोर्स लगेगा इधर की तरफ और ये वाला फोर्स लेगा ये वाली डायरेक्शन में। बात समझ में आई? अरे यार जब ये चार्ज -2 यहाँ पे पहुंच जाएगा तो क्या इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा? ये वाला क्यू चार्ज बिल्कुल करेगा। तो ये वाला चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो F नेट क्या होगा? F नेट होगा -2F cos थीटा। ये कैसे आया? ये 11th क्लास में आपको पढ़ के आना है, ठीक है, वेक्टर में। -2F cos थीटा। F क्या है यहाँ पे? देखो ये A है, ये X है, ये थीटा है। F क्या हो जाएगा? F हो जाएगा K Q बाई ये क्या है? ये अंडर रूट, देखो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस x²। तो r का स्क्वायर अपन नीचे करते हैं कि डिस्टेंस तो r तो दोनों चार्जेस के बीच में यही है ना, तो a² प्लस x²। बात समझ में आई? ये वाला इस बार आप कर दीजिए इसको -2f। f की जगह क्या रखोगे? f की जगह रखोगे k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a² प्लस x²। बात समझ में आ गई? अब cos थीटा और cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है ये वाला, पता है, PVP अपॉन HHF, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है? x, हाइपोटेनस कितना है? √a² प्लस x²। इसे सॉल्व कर लेंगे अपन। इसे सॉल्व करने के बाद भी अपने को पता लगेगा कि ये भी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी फॉर SHM। ये भी कंडीशन SHM की बनेगी। सेम प्रोसीजर है, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा, टाइम पीरियड निकलेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।